अगर आप इस चैनल को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये बात तो नोटिस की ही होगी कि इस चैनल के अंदर बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड की ही मेजॉरिटी होती है। और उसका रीजन ये है कि ज्यादातर समय मुझे हॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग, फैंटेसी एलिमेंट और साइंस फिक्शन की यूनिक कहानियां काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। लेकिन वहीं पर जब बात इंडिया और इंडियंस को रिप्रेजेंट करने की आती है तो हॉलीवुड का नजरिया हमारे प्रति काफी स्टीरियोटिपिकल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफी सैड फैक्ट है। अब मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो हॉलीवुड का कोई हेट वीडियो या आपको हॉलीवुड मूवीज देखने से रोकने वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं खुद आज तक हॉलीवुड मूवीज को देखता आ रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ये फैक्ट भी समझता हूँ कि हॉलीवुड इंडियंस और इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने में उतना कामयाब नहीं था। बट फिलहाल मॉडर्न टाइम्स के अंदर हॉलीवुड के अंदर साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के बढ़ते रिप्रेजेंटेशन के कारण ये चीज चेंज हो रही है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं स्टीरियोटिपिकल प्रॉब्लम्स और चेंजेस के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो को सजेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर अनोनिमस सस को थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने का हमें इंस्पिरेशन दिया था। ऑल्सो आज भी आपको मेरा थोबड़ा झेलना पड़ेगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हॉलीवुड के अंदर इंडियन स्टीरियोटाइप की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो हॉलीवुड के साथ साथ कई सारी फॉरेन मूवीज के अंदर शुरू से ही हम इंडियंस को स्नेक चार्मर्स और एलिफेंट राइडर्स के रूप में ही दिखाया गया है। बट 1969 की पीटर सेलर्स की द पार्टी मूवी ने इंडियंस के स्टीरियोटाइप का एक बहुत ही अट्रोशियस टेम्पलेट प्रेजेंट किया था, जिसमें पीटर सेलर, जो खुद एक ब्रिटिश एक्टर हैं, उन्होंने ब्राउन फेस पेंट करके एक इंडियन का रोल प्ले किया था, जिसमें वो काफी गूफी और काफी ऑकवर्ड तरीके से इंडियन कैरेक्टर को प्ले करते हैं। साथ ही साथ यहीं पर उन्होंने बॉलीवुड का इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सेंट भी दिया, जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे जाकर काफी प्रॉब्लमेटिक बना था। और इसके बारे में हम वीडियो में और भी आगे बात करेंगे। अब वैसे इस मूवी के अंदर इस इंडियन के ऑकवर्डनेस को दिखाने का सबसे बड़ा मेन एम्फेसिस यही था कि कैसे व्हाइट लोगों के पॉश समाज के अंदर एक इंडियन या नॉन व्हाइट इंसान फिट नहीं हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात भी आर्ग्यू करेंगे कि उस जमाने में कोई इंडियन एक्टर उन्हें ना मिला हो, जिसके कारण उन्होंने एक व्हाइट एक्टर को इस रोल के लिए कास्ट कर लिया होगा। तो मे भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने साबू दस्तगीर के बारे में नहीं सुना होगा, जिन्हें एक्चुअली हॉलीवुड के अंदर साबू के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज के अंदर 1937 से काम करना शुरू किया था और इन्होंने हॉलीवुड में 1960s तक तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा मूवीज के अंदर काम किया था, इंक्लूडिंग वन ऑफ द फर्स्ट लाइव एक्शंस ऑफ द जंगल बुक अडॉप्टेशन। अब वो बात भी अलग है कि जनरली इन्हें स्टीरियोटिपिकल रोल ही प्रेजेंट किए जाते थे। साथ ही साथ उस जमाने में भी कई सारे इंडियंस थे जो अमेरिका में मौजूद थे, बट वहाँ पर उन्हें वो मौके नहीं मिल पा रहे थे। अब इन स्टीरियोटाइप्स के बीच में हमें कई बार व्हाइट सेवियर का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। व्हाइट सेवियर का कॉन्सेप्ट बेसिकली उसे कहते हैं जहाँ पर एक व्हाइट इंसान किसी नॉन व्हाइट इंसान या कम्युनिटी को इनलाइटन या अपलिफ्ट करता है। और जनरली ये कम्युनिटीज कई बार लोअर या बैकवर्ड या टेक्निकली एडवांस नहीं दिखाई जाती, जिसके कारण ये व्हाइट कैरेक्टर्स कई बार इन लोअर कैरेक्टर्स की किस्मत बदलने के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। और हॉलीवुड में इनके बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स आप द लॉयन और $1 मिलियन आर्म को भी मान सकते हैं, जिसके अंदर व्हाइट कैरेक्टर्स इंडिया में आते हैं और गरीब इंडियन बच्चों की किस्मत अपने देश में ले जाकर बदलते हैं। अब अगर बात करें इन दोनों ही मूवीज की कहानी की, तो ये दोनों ही मूवीज रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड हैं, जिसके कारण इन मूवीज के अंदर काफी कम क्रिएटिव लिबर्टी ली गई होगी। बट फिर भी मेरी शिकायत ये है हॉलीवुड से कि वो कैसे कैरेक्टर को क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते जो अपने दम पर बिना किसी व्हाइट कैरेक्टर की हेल्प के खुद की किस्मत को चेंज करता है और बदलता है। क्योंकि हमने आज तक एशियन, ब्लैक्स और बाकी अदर कम्युनिटीज को हॉलीवुड के अंदर खुद को रिप्रेजेंट करते हुए देख लिया है, तो इंडियंस की बारी आखिर कब आएगी? अब वहीं पर कुछ मेजर स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप आता है इंडिया का लुक और रिप्रेजेंटेशन, जहां पर इंडिया को हमेशा ही पॉपुलेशन, गरीबी, गंदगी, भीड़ भाड़ और सबसे इम्पोर्टेंट गाय के साथ दिखाया जाता है। और बहुत बार इंडिया को हॉलीवुड के कैरेक्टर्स की स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए ट्रैवल करते हुए भी दिखाया जाता है। अब हाँ, इन सारी चीजों से मैं डिनाई नहीं करता, बट जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इंडिया के भी हैं। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इस चीज को हॉलीवुड कब दिखाएगा? क्योंकि हमारी इंडिया की दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो काफी डेवलप्ड हैं। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं है, जहाँ पर इंडिया की पेमेंट सिस्टम UPI दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम्स में से एक है। साथ ही साथ हम रिसेंटली चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे पहली कंट्री बन चुके हैं। तो ऐसे में हॉलीवुड इन सारी चीजों को हमारे लिए क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता और वो इन्हें क्यों नहीं अब दिखाता? अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हॉलीवुड वाले चीजों को काफी रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं, इसके कारण वो हमारी कमियों को दिखाते हैं। अब अगर ऐसी बात है तो वो अपनी कमियों को दिखाने के टाइम में कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर भी बहुत सारे गरीब
होमलेस और बेरोजगार लोग सड़कों पर रहते हैं और एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका के कई सारे लाखों वेटरन सैनिक सड़कों पर ही रहते हैं, जो एक्चुअली अपनी सर्विस से सालों पहले रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में क्या आपने कभी डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन मूवी के अंदर ऐसे लोगों को बैकग्राउंड में देखा है? खैर, इन सब के साथ साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट था और वो था इंडियंस का हॉलीवुड के अंदर एक्सेंट, जिसे हॉलीवुड ने कतई बहुत ही बेकार तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पीटर सेलर्स के इंडियन एक्सेंट के बारे में बताया था, इस चीज को कई गुना एम्पलीफाई किया सिम्पसन्स के अपू नाम के कैरेक्टर ने, जहाँ पर उसके एक्सेंट ने बाहर रहने वाली इंडियन कम्युनिटीज को इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था कि कई सारे इंडियन ओरिजिन के बच्चे इस कैरेक्टर के टीवी पर दिखने के बाद स्कूल नहीं जाया करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से बाकी बच्चे उन्हें अपू के एक्सेंट में ही चिढ़ाया करते थे। साथ ही साथ इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा सीवियर था कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कई सारे इंडियन ओरिजिन वाले एक्टर्स जो किसी कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया करते थे, उन्हें इंडियन कैरेक्टर्स को ही प्ले करने के लिए एक्चुअली अपू वाले एक्सेंट को यूज करने के लिए फोर्स किया जाता था, जिसे खुद इंडियन ओरिजिन के एक्टर कार्ल पेन ने ट्विटर में भी कन्फेस किया है। साथ ही साथ यहाँ पर अपू ने इंडियन कम्युनिटी को इतना ज्यादा मिस रिप्रेजेंट और नेगेटिवली अफेक्ट किया है कि एक पूरा का पूरा इस पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसे 2017 में द प्रॉब्लम्स विद अपू के नाम से रिलीज किया गया था। सबसे सोने पर सुहागा कि इस पूरे अपू नाम के कैरेक्टर को किसी इंडियन ने अपनी आवाज दी भी नहीं थी और यहाँ पर अमेरिकन एक्टर हैंक अजारिया ने इसे अपनी आवाज दी थी, जिसके लिए उन्होंने लेट नाइट विद स्टीवन कॉलबर्ट में जाकर माफी भी मांगी थी। खैर, फिलहाल तो हॉलीवुड के अंदर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सुधार आया है और बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के एक्टर्स अपनी अमेरिकन या इंडियन एक्सेंट्स को काफी ज्यादा शान से स्क्रीन पर बोला करते हैं। वहीं पर इंडियन स्टीरियोटाइप्स की कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती और जैसा कि इंडियंस को शुरुआत में स्नेक चार्मर्स और एलिफेंट राइडर्स के रूप में प्रेजेंट किया गया था, मॉडर्न टाइम्स के अंदर उन्हें कॉल सेंटर, आईटी और मेडिकल में काम करने वाले पर्सनल की तरह दिखाया जाने लगा, जो कि उतना भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। बट कई बार इन कैरेक्टर्स को एक शाई और नर्डी कैरेक्टर के रूप में ही दिखाया गया, जहां पर कई बार उन्हें प्रॉपर इंडियंस के रूप में दिखाने के लिए उन्हें कई बार एक्स्ट्रावेगेंट और सेरेमोनियल क्लोथ्स के अंदर ही दिखाया गया था। और शायद यहाँ पर अमेरिकन लोग इस बात को भूल गए थे कि कभी कभार हम इंडियंस भी अलग अलग तरह के कपड़े भी पहन सकते हैं, जिसमें नॉर्मल जीन्स, टी शर्ट और अलग अलग प्रकार के नॉर्मल क्लोथ भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि इंडियन कैरेक्टर्स को हमेशा से ही साइड या कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स के लिए ही रखा गया था। वहीं पर म्यूजिक की बात की जाए तो यहाँ पर कई बार इंडिया या इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वीणा, सितार और तबला ही बजाया जाता था, जो कि उतना बुरा नहीं था। बट शायद ये बात अमेरिकन को नहीं मालूम थी कि इंडिया के अंदर भी हर प्रकार के जॉनर और हर प्रकार का म्यूजिक भी बनता है और सुना भी जाता है। वहीं पर बात जब बॉलीवुड की आती है तो वेस्टर्न मीडिया या हॉलीवुड के अंदर ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ही है, लेकिन सच तो ये है कि इंडिया की ऐसी तमाम रीजनल इंडस्ट्रीज भी हैं जो आज के जमाने में बॉलीवुड को भी कड़ी टक्कर दे रही हैं। और RRR उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसने एक्चुअली बहुत सारे फॉरेनर्स को इस बात को एक्सप्लेन किया इंडिया के अंदर कई और फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जो बॉलीवुड से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। अब इन सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स को दिखाने का सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजंस हुआ करता था कि इन सारे इंडियन रिप्रेजेंटेशंस को दिखाने के पीछे इंडियंस का हाथ होता ही नहीं था। और जैसा कि फॉरेनर्स को इंडियंस के बारे में कुछ खास अच्छा खासा एक्सपीरियंस उस समय नहीं हुआ करता था, वो यूजुअल स्टीरियोटाइप्स को ही आगे चिपकाते जाते थे। बट ये चीजें बदलने लगी, इंडियंस और साउथ ईस्ट एशियन एक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लगी, जैसे कि हसन मिनाज, मिंडी केलिंग, रिज अहमद, कुमेल नंजियानी और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एक्टर्स। बट उनके लिए यहाँ पर इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना इतना भी इजी नहीं था और यहाँ पर अपनी कहानी और अपनी कल्चर को अपने हिसाब से लोगों के सामने दिखाने के लिए कई बार प्रोड्यूस करना, लिखना, डायरेक्ट करना या कभी कभार खुद ही एक्ट भी करना पड़ता था। बट ऑफ कोर्स उन्हीं की वजह से इंडियंस की एक काफी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन वेस्टर्न ऑडियंस के बीच में आ पाई है, जहाँ पर एक्ट्रेस मिंडी केलिंग की नेवर हैव आई एवर नेटफ्लिक्स शो ने, साथ ही साथ कुणाल नायर की बिग बैंग थ्योरी के अंदर एक प्रॉपर इंडियन एक्सेंट की वजह से लोगों को हमारे इंडियन एक्सेंट का भी एक काफी अच्छा खासा अंदाजा मिल पाया। साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा जैसे इंडियन एक्टर्स के हॉलीवुड के अंदर बढ़ रहे रिप्रेजेंटेशन के कारण भी इंडियंस का एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉरेन ऑडियंस पर भी पड़ रहा है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और हाँ, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो कोई हेट वीडियो नहीं थी, इस बात को याद रखिएगा। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, हॉलीवुड में और कौन कौन से स्टीरियोटाइप्स थे जिन्हें मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए था। चैनल पर अगर आप नए हैं और आप ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।